नमस्कार, मैं हूं आपके साथ स्फूर्ति सिंह और आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस का डिजिटल प्लेटफॉर्म। चीन एक ऐसा देश है जिसे ऐसे तो पूरी दुनिया चुनौती मानती है, क्योंकि उसने अपने आप को इतना मजबूत कर लिया है कि सभी व्यवस्थाओं में संपन्न हो गया है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि चीन इतना संपन्न कैसे हो पाया है? तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि एक समय ऐसा था जब चीन बांग्लादेश से भी खराब स्थिति में था। खाने के लिए अनाज नहीं था, पहनने के लिए कपड़े नहीं थे। वहीं चीन आज कहाँ है, पूरी दुनिया देख रही है। आज हम आपको बताएंगे उस पूरी कहानी के बारे में, कैसे चीन ने अपने आप को दुनिया में एक मजबूत स्तंभ की तरह स्थापित किया। एक समय था जब चीन दुनिया के सबसे गरीब देशों की सूची में सबसे नीचे दिखाई देता था। तकनीक में तो इतना पिछड़ा कि बांग्लादेश और पाकिस्तान भी उससे आगे थे। उद्योग ठप थे और अर्थव्यवस्था पूरी तरह से सरकारी नियंत्रण में जकड़ी पड़ी थी। ये वो दौर था जब चीन की स्थिति भारत ही नहीं बल्कि बांग्लादेश से भी बदतर मानी जाती थी। लेकिन फिर एक बदलाव आया जिसने इस देश की किस्मत को हमेशा के लिए बदल दिया। साल 1949 के बाद चीन पर माओ त्से तुंग का शासन था। सभी कंपनियां खेती और कामकाज कम्युनिस्ट विचारधारा के तहत चल रही सरकार के आदेशों से चलता था। माओ का ये ग्रेट लीप फॉरवर्ड जैसा प्रयोग देश को आगे ले जाने की बजाय पीछे धकेलता गया। गलत नीतियों के कारण लाखों लोग भूख से मर गए और अर्थव्यवस्था लगभग ठप पड़ गई। पूरे देश की जिंदगी बस 2 वक्त की रोटी तक सिमट रही थी। पूरी दुनिया के साथ व्यापार लगभग खत्म था, क्योंकि इस शासन में विदेशी कंपनियां चीन में कदम नहीं रख पा रही थी। अब साल आता है 1976 जब माओ की मौत हो जाती है और 1978 में चीन की कमान एक दूरदर्शी नेता देंग शाओपिंग के हाथ में चली जाती है। वे कम्युनिस्ट थे, लेकिन सोच में बेहद व्यवहारिक। उन्होंने एक मशहूर लाइन कही, बिल्ली काली हो या सफेद फर्क नहीं पड़ता, बस चूहे पकड़नी चाहिए। इसका मतलब था कि अब विचारधारा नहीं, नतीजे मायने रखेंगे। उन्होंने फैसला किया कि चीन को दुनिया के लिए खोलना ही होगा, क्योंकि बंद दरवाजों से प्रगति नहीं हो सकती। इस समय देंग का पहला बड़ा कदम कृषि सुधार था। किसानों को अपनी उपज पर आंशिक आज़ादी दी गई। सरकार को तय हिस्सा देने के बाद बची फसल वे बाजार में बेच सकते थे। इससे किसानों को मेहनत का प्रत्यक्ष लाभ मिला और अनाज उत्पादन तेजी से बढ़ा और चीन पहली बार भुखमरी की छाया से बाहर निकल सका। देंग ने चीन के दक्षिणी हिस्सों में कुछ क्षेत्रों को स्पेशल इकोनॉमिक जोन घोषित किया। शेनज़ेन जैसे छोटे गांवों को प्रयोगशाला बनाया गया, जहां विदेशी निवेश, निजी कंपनियां और बाजार के नियम लागू हुए। विदेशी कंपनियों को टैक्स छूट मिली, जमीन सस्ते में दी गई और सरकार ने हर तरह की सुविधा मुहैया कराई। चीन की सबसे बड़ी ताकत उसकी बड़ी आबादी और कम मजदूरी थी। विदेशी कंपनियां जो सामान अमेरिका में $10 में बनाती थी, वहीं चीन में $23 में बन जाता था। और कंपनियां आई, फैक्ट्रियां लगी और साथ ही आई दुनिया की सबसे आधुनिक तकनीकें। चीन ने इन तकनीकों को न सिर्फ अपनाया बल्कि सुधार कर और बेहतर बनाया। फिर 90 के दशक तक चीन टेक्सटाइल, जूते, खिलौनों से लेकर इलेक्ट्रॉनिक्स और हाईटेक उत्पादों का गढ़ बन गया। अब साल आता है 2001, जब चीन WTO का सदस्य बना तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का दरवाजा पूरी तरह से खुल गया। दुनिया के बड़े ब्रांड्स अपनी सप्लाई चेन चीन ले आए और सरकार ने सड़कों, बंदरगाहों और बिजली पर विशाल निवेश किया। सस्ता श्रम और मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर ने चीन को वैश्विक स्तर पर अनबीटेबल बना दिया। आज चीन दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और वैश्विक GDP का लगभग 18% अकेले योगदान देता है। शेनज़ेन जो कभी एक गांव था, आज टेक्नोलॉजी हब बनकर सिलिकॉन वैली को चुनौती देता है। हुवावे, अलीबाबा, टेंसेंट जैसी कंपनियां दुनिया की दिग्गज कंपनियों में शामिल है। इस कहानी से ये तो बात साफ होती ही दिख रही है कि अगर कोई भी देश अपनी आर्थिक प्रगति चाहता है तो उसे एक बार चीन की तरफ जरूर देखना चाहिए। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।